नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह मंजीत सिंह मकान, इन्होंने शिक्षक सहकारी बैंक से एक लोन लिया था। आज प्रेस क्लब में उनके बेटे मनजोत सिंह भूपेंद्र सिंह मकान और उनके एडवोकेट ने शिक्षक सहकारी बैंक पे गंभीर आरोप लगाए। देखते हैं क्या है ये आरोप। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े री इंडिया न्यूज़ से। आज यहाँ पे एडवोकेट पाटिल आए हैं अपने क्लाइंट के साथ में। आज जो उनके क्लाइंट के साथ है, शिक्षक सहकारी बैंक ने बहुत जाति की है। आपको मालूम है कि कोविड के अंदर में काफ़ी सारे लोग अपना इंस्टॉलमेंट बराबर दे नहीं सके, और ख़ास करके ये जो आज केस है जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्होंने लोन लिया था, मृत्यु होने के बावजूद भी उनके एब्सेंटी में जब वो घर पे नहीं थे, उनके परिवार वाले उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ले जाके वहाँ पे ज़बरदस्ती वो घर खाली कराया और वो सामान का कब्जा ले लिया। हमारे साथ है उन्हीं के एडवोकेट साहब, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट संजय पाटिल है और मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ नागपुर में, नागपुर हाईकोर्ट में। और ये प्रकरण जो है, ये यानी वकील से ज़्यादा एक इंसान होने के नाते इसको मैं ज़्यादा ब्रीफ करूँगा, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ और मैं भी एक क्या बोलते कि कानून को मानने वाला इंसान हूँ। और जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है तो मेरी उपस्थिति निश्चित रहती है वहाँ पे। ये और इसलिए ये प्रकरण मेरे जब ध्यान में आया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई बैंक ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते। यानी कम से कम हमने अगर उनसे लोन लिया है तो हमने कुछ नियमों और कानूनों का पालन करते हुए लोन लिया, और हमने एग्री भी किया कि हम आपका लोन रीपे करेंगे। 2012 में लोन लिया गया था, 2016 तक नियमित था, उसके बाद में भी बराबर चालू था। लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से लोन पेंडिंग रहा। और अचानक आपको तो मालूम है कि 2000 कोरोना का जो प्रादुर्भाव हुआ पूरे देश में, भारत में, और अचानक से लॉकडाउन की घोषणा हुई माननीय प्रधानमंत्री ने, तो देश एकदम ठहर सा गया था। और जब चक्के रुक गए बस के, ट्रक के, कार के, साइकिल के, बैलगाड़ी के, रेलवे के, तो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कैसा चलेगा। जब ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय पिछले साल 2 साल से बंद है तो पैसा ही नहीं आएगा तो हम पे कैसे करेंगे। अभी तो हमारा तो हैंड टू माउथ वाला काम है कि हमको सर्वाइव करना है। तो हमने बैंक से बहुत बार कहा कि भाई हम आपका लोन दे देंगे, एक बार का ये कोरोना का मामला चला जाए, थोड़ा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय रास्ते पर आ जाए। और उनको ये भी कहा कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी हम उसको भी ज़रा उसके बारे में भी सोचेंगे, उसको भी सेल आउट करने की कोशिश करेंगे और आपका लोन रीपे करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो आपके क्लाइंट है उनकी कोई प्रॉपर्टी पंजाब में है और वो बेच के आप बैंक का लोन पे करेंगे, ऐसा आपने बैंक से बात की। हाँ, उसके ऊपर बैंक ने क्या बोला? हाँ, तो ये जो मामला है मेरे ख्याल से जो मंजीत सिंह जी, उनके पुत्र ज़्यादा अच्छे समझा सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में उनके पास जानकारी ज़्यादा है। नहीं, मैं उनके पास जाऊंगा। अभी इसमें बताइए कि आपकी कानूनी लड़ाई कहाँ तक आई है? हमारा कानूनी लड़ाई ये है कि कानून की लड़ाई तो शुरू है, लेकिन ये मामला लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं तो हम लोग डिक्टेटरशिप किसी की भी पसंद नहीं हमें, और ना हम उसको मंजूर भी करेंगे। तो ये इनका जो साहूकारी रवैया है, बैंक ने बैंक जैसा रवैया करना चाहिए। और ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक है, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव एक्ट जो बनाया उसके अनुसार है, और ये एक्ट ही बनाया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन टू अर्थ पीपल्स, बैकवर्ड पीपल, दोज हु आर इकोनॉमिकली अनकैपेबल। तो ऐसी लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंक बनानी है, ताकि जितने भी उनके वाले शेयर होल्डर्स है या लोन लेने वाले हैं, वो एक में के साथ और सहयोग से, सहकारी से सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबका आर्थिक उन्नति हो। ये तो साहूकार जैसा कर रहे हैं, भैया हमने लोन दिया, हमारा लोन दो। तो ये कोऑपरेटिव जो सेंस है, सहकार का जो सेंस है, ये सहकार का सेंस ही नहीं रहा यहाँ पे। तो सहकारी, और ना ही ये इन्होंने जो व्यवहार किया वो टोटली साहूकार जैसा है। जो रास्ते पे जो साहूकार जैसा व्यवहार करता है ना, हमारे पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी गच्ची पकड़ेंगे, हम तुम्हारा घर बेच डालेंगे, तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। ये सारी मामले का ऐसा व्यवहार इनका वाला। और भला ही उनके पास में आदेश हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, लेकिन उन्होंने जो कार्रवाई की वो हमारे एब्सेंट में की, और हमको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, हमको लीगल हायर्स करके अपॉर्चुनिटी नहीं दी। बच्चे को देना चाहे था, एक बच्चा माइनर था, उनका भी विचार लेना था। और हम लोगों ने बैंकों को कहा कि भाई हम लोग बैठते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना पैसा बनता है वो बताइए, जितना भी डिफरेंस है हम लोग भरेंगे, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन बेस्ट नोन रीज़न, मानी उनको वो किस वजह से ऐसा कर रहे, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है कि प्रॉपर्टी को बेचो, और ये शायद नेक्सेस हो सकता है बिल्डर एंड डेवलपर के साथ में।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ है मनजोत सिंह, जिन्होंने लोन लिया था, उनके बेटे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। आप बताइए, आपके साथ ये क्या वाक़या हुआ पूरा? जी नमस्कार, मैं ब्रीफली आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे पिताजी ने 2012 में ट्रांसपोर्ट के ऊपर ओवरड्राफ्ट लोन लिया था 70 लाख रुपए का। उसके बाद 2016 तक उन्होंने कंटिन्यूस उसके रीपेमेंट की। 49 लाख रुपए 70 लाख में से वो रीपेमेंट कर चुके थे। उसके बाद बिज़नेस के कुछ रीजंस के कारण और मार्केट रीजंस के कारण बिज़नेस स्टैंड नहीं कर पाया, जिससे वो अपनी रीपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाए, जिसके कारण एनपीए हो गया था। उनके ज़िंदा रहते एक डीएम ऑर्डर निकला था जो घर के मॉर्गेज के लिए शिक्षक सहकारी बैंक ने निकाला था, बिना किसी अपॉर्चुनिटी मेरे पिताजी को उनके ज़िंदा रहते दिए। ये बैंक सर्विस मोटिव बैंक होनी चाहिए, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। बट स्टिल इन्होंने मॉर्गेज की कार्रवाई करने के लिए डीएम के ऊपर अर्जी की, उसके बाद प्रोसीडिंग करने की कोशिश की। 2019 में मेरे पिताजी की मृत्यु होने के बाद हम करस्पॉन्डेंस बैंक से कई बार किए कि हमें उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें एक्नॉलेज किया था कि उनके लोन के ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें उनकी मृत्यु होने से वो लोन यदि फोरक्लोज हो जाता है, नहीं या तो आपको बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस भरना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि अमाउंट कम हो तो आपको खुद परिवार को कुछ पैसे मिले। ये उस इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी है जो 70 लाख रुपए के लोन पे 70 लाख रुपए का सम अश्योर्ड प्रोवाइड करती है मेरे पिताजी को। ये लेटर के लिए पॉलिसी के लिए हम बैंक से कई करस्पॉन्डेंस किए, लेकिन उनकी मृत्यु के 2.5 साल के बाद बैंक ने हमें ये इंश्योरेंस पॉलिसी हाथ में प्रोवाइड की। हमारा यही कहना है कि अगर हम लीगल हैज़ है, हमें अपॉर्चुनिटी अगर आप देंगे नहीं तो हम इस लोन को फोरक्लोज कैसे करेंगे या कोई सल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमारे पिताजी के ना रहने के कारण हमारे ट्रांसपोर्ट की कोई नॉलेज नहीं थी, ना हमें उस व्यापार व्यवसाय के बारे में कुछ पता था, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कोई अर्निंग या कोई रेकरिंग सोर्स जनरेट कर पाए ताकि हम इस लोन अकाउंट को फोरक्लोज करें या सोल्यूशन निकालें। बट बैंक ने ना मेरी विडो माता जी को देखा, ना मुझे, ना मेरे एक छोटे भाई को, जिसकी उम्र केवल 15 साल थी मेरे पिताजी के मृत्यु के। पर फिर भी उन्होंने डिक्री जो था, डीएम ऑर्डर निकला था मेरे पिताजी के ऊपर, उस पर कार्रवाई की मेरे पिताजी के बिना रहते हुए। अगर मेरे पिताजी रहते तो ज़रूर वो कोई सल्यूशन निकालते, ज़रूर कुछ करते, पर वो ज़िंदा ही नहीं है, तो वो उस डीएम ऑर्डर की कार्रवाई पे वो क्या बोल सकते हैं। इसलिए सबसे पहला बैंक का काम ये होना चाहिए था कि हमें डीएम कार्रवाई के ऊपर हमें लीगल हैज़ का नाम चढ़ाए, हमें इंटीमेट करे कि आप ऐसे करें, तो हम उन्हें सल्यूशन निकालें या हम कंपीटेंट अथॉरिटी से कंप्लेंट करें या कुछ करें। बट ऐसा ना करते हुए पीछे साइड से बैंक ने ये सब कार्रवाई की, जो बिल्कुल गलत है। नहीं, आपने आरोप लगाया कि जो आपके घर पे आए उस समय आप घर पे नहीं थे, उन्होंने आपका सब सामान निकाला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम उस दिन, हमारी नानी जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्हें इमीडिएटली सुबह 12 बजे के करीब हम हॉस्पिटल लेके गए थे। उनका इलाज वगैरह हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई, उनकी रिपोर्ट्स मंगाई। उनकी रिपोर्ट्स बहुत ही क्रिटिकल थी उस टाइम पे, इसलिए हम उनके साथ थे। बाद में हमें 3-3:30 बजे के आसपास हमारे पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया कि हमारे घर का ताला कुछ लोगों ने तोड़ दिया है, और वो घर के अंदर घुस के कुछ वीडियोग्राफिक चीज़ से बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने इस बारे में 100 नंबर पे भी फ़ोन लगाने की कोशिश की, बट वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड हमें रिसीव नहीं हुआ। रेस्ट हम जब पहुँचे वहाँ पे बैंक ने कार्रवाई कर ली थी, अपना नोटिस चिपका दिया था, सील लगा दी थी। इसके बाद हमने कई कोशिश की बैंक से बात करने के लिए, फिर हमने अपने एडवोकेट के थ्रू भी बैंक से करस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की कि यह जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है, बट बैंक ने हमारा कोई भी रिस्पॉन्ड का जवाब। आपके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स रहते हैं, जैसे खाना बनाने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ या कुछ मेडिकल छोटी मोटी इक्विपमेंट होता है, जैसे बीपी मेजर करने का, वो भी सब लेके गए वो? मैंने जो रोज़ की नेसेसिटी की जो चीज़ें रहती है। देखिए, उन्होंने घर सील कर दिया था, हम सिर्फ अपने कपड़े पहन के बस हॉस्पिटल गए थे अपनी नानी को लेके। हमारा सारा सामान A to Z घर पे, हर चीज़ घर के अंदर ही, इंक्लूडिंग मेडिसिन वगैरह सब कुछ। उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद देखा, हमारे पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि हमारे घर को रात उसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स होंगे, और भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके? हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारे सारी बिलोंगिंग्स, जैसे कि गोल्ड, कुछ कैश और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी अलमारियों में पड़ी है, हर चीज़। आप इन सिंपल शब्द अगर समझे तो हम सिर्फ कपड़े छोड़ के और कुछ भी वहाँ से नहीं ले पाए, और हम ये नहीं जानते वहाँ से क्या क्या चीज़ निकाल ली जा चुकी हैं, क्योंकि 4-5 बार वहाँ का गेट खोला गया है और कुछ का वीडियोग्राफिक एविडेंस हमारे पास है। आगे में आपकी क्या लड़ाई का क्या रहेगा?
देखिए, बहुत ही सिंपल शब्द में बात है। अगर आप मरे हुए आदमी की डिक्री पे फॉलो करके ये प्रोसीडिंग कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ वापस लेनी पड़ेगी। अन्यथा हमें, अगर आप कोई आगे प्रोसीडिंग करते हैं, आगे कोई चीज़ कार्रवाई करते हैं, तो हमें इसके ऊपर कंपिटेंट अथॉरिटी पे कंप्लेंट करना पड़ेगा, आगे लीगल प्रोसीडिंग्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।